हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए फिजिक्स के एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं और इसमें हमारे अप्रॉक्स 50 प्लस एमसीक्यू हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से उठाए गए हैं। एसएससी, सीजीएल, रेलवे और भी जो भी एग्जाम होते हैं उनके अच्छे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक भौतिकविद एक ऐसा प्रयोग डिजाइन कर रहा है जिसका परिणाम बल और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। मात्रकों और विमाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि इस गुणनफल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है। यह बोल रहा है कि कोई भी एक परिणाम बना रहा है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो कि आपका गुणनफल है किसका, बल और वेग का, यानी कि एफ और भी इसी का है। अच्छा, हम जो है आपका एफ क्या होता है, बल होता है, और भी जो आपका है वेग है ना। तो हम एफ को क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे और भी को क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, ये तो लिखेंगे। अच्छा, हम यहाँ जानते हैं कि W बराबर होता है एफ एस। एफ मतलब क्या हो गया, न्यूटन, और एस मतलब क्या हो गया, दूरी यानी कि एम। यानी न्यूटन मीटर जो है उसको हम W बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं, और वर्ग का यूनिट होता है हमारे पास कितना, जूल। तो यानी कि न्यूटन मीटर जो है उसको बोल देंगे जूल बटा में सेकंड। और जूल बटा में सेकंड किसका होता है, तो ये होता है आपका शक्ति का। जूल बटा में सेकंड किसका इकाई है, किसका यूनिट है, शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है, बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि के लंबे समय तक बने रहने को क्या कहा जाता है। अगर बार बार परावर्तन हो रहा है और ध्वनि हमारा लंबा समय तक सुनाई दे रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनुरणन। क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। अनुरणन क्या होता है, जब किसी बड़े हॉल या बंद कमरे में ध्वनि दीवारों, छत और फर्श से बार बार परावर्तित होती है तो मूल ध्वनि बंद होने के बाद भी कुछ समय तक तो गूंजती रहती है, इसे ही हम अनुरणन कहते हैं। बाकी की हम बात करें, हम जैसे प्रतिध्वनि, ठीक है, तो जब ध्वनि किसी दूर स्थित परावर्तक सतह से टकरा कर दोबारा साफ सुनाई देती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। दोनों लगभग सेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बार बार परिवर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये कुछ समय तक सुनाई देता रहता है वो ध्वनि, उसको हम अनुरणन कहते हैं। लेकिन अगर वो एक बार खाली सुनाई दे उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके लिए मूल ध्वनि और परावर्ती ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। इसको भी याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मूल ध्वनि और परावर्ती ध्वनि के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास गुणवत्ता। गुणवत्ता नाम से क्लियर है। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हम समान पिच और लाउडनेस वाली दो अलग अलग आवाजों में अंतर कर पाते हैं। जैसे कि बांसुरी की आवाज और गिटार की आवाज, किसी भी आवाज में हम अंतर कर पाते हैं कि ये लड़का का आवाज है, ये लड़की का आवाज है, ये गाय का आवाज है, ये भैंस का आवाज है, हम अंतर कर पाते हैं। तो किसी कारण अंतर कर पाते हैं, उनके पिच के कारण और उनके लाउडनेस के कारण। पिच के कारण जो होता है आवाज आपका पतला या मोटा होता है, ठीक है, और लाउडनेस के कारण आपका आवाज जो होता है धीमा या तेज होता है। इन दोनों से हम दो आवाजों में अंतर का पता लगाते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति उस वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वह वस्तु बहुत बड़े आयाम के साथ कंपन करती है, जिसे हम अनुनाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक वस्तु है उसका अपना कोई कंपन होगा, ठीक है, और जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं उस बल का जो कंपन है, उस बल का जो आवृत्ति है वो हमारे जो पहले की वस्तु की आवृत्ति है उससे मैच करता है, उसके बराबर होता है। तो दोनों आवृत्ति मिल करके उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो आयाम होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय गुण धूप के चश्मे को पानी या सड़कों जैसी सतहों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से होने वाली चौंध को कम करने में सक्षम बनाता है।
तो ये आपका क्या होता है, ध्रुवण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण जो होता है वो आपकी चौंध को कम करता है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है पहले देखते हैं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में कंपन करती है, इसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन जब यही प्रकाश हमारा एक दिशा में कंपन करता है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं केवल, तो उसको हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, यही ध्रुवित प्रकाश जो होता है हमारा चौंध लाता है। तो बोलता है क्या है, चकाचौंध का बनना। जब यह प्रकाश किसी क्षैतिज सतह जैसे पानी या सड़क से टकरा कर परावर्तित होती है, तो मुख्य रूप से एक ही दिशा में कंपन करने लगता है। पहले ये चारों दिशा में कंपन करता था, लेकिन जब ये टकरा के जाता है तो एक ही दिशा में कंपन करता है। इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस अत्यधिक तीव्र प्रकाश को ही हम चौंध कहते हैं, जो आंखों में चुभती है। ये ध्रुवित प्रकाश को ही हम चौंध कहते हैं। चश्मा क्या करता है, तो जो पोलराइड चश्मा है वो एक विशेष ऊर्ध्वाधर फिल्टर होता है। यह फिल्टर केवल ऊपर नीचे कंपन करने वाले प्रकाश को गुजरने देता है और आंखों तक पहुंचने वाली क्षैतिज चौंध को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। यानी जो प्रकाश ऊपर नीचे कंपन कर रहा है उसको ये जाने देगा, लेकिन जो क्षैतिज है, जो आगे पीछे कंपन कर रहा है, उस प्रकाश को ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा चौंध जो होता है वो कम हो जाता है। बाकी का ऑप्शन देखिए, हम अगर अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए है ये हमारा एक शीशा है, अगर शीशा से कोई प्रकाश टकराता है और टकरा करके इधर मुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं हम, परावर्तन। लेकिन मान लेते हैं कि ये एक हमारा कांच का सिल्ली है जिसमें से प्रकाश जाने के बाद एक कोण बनाता हुआ ये मुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे या बारीक छिद्र से गुजरते समय किनारों पर मुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जैसे बादलों के पीछे से सूर्य किरण का फैलना। ठीक है, तो किसी भी एक मान लेते हैं कि एक कॉर्नर है, ठीक है, किनारा है, वहां से प्रकाश पड़ने के बाद वो मुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं विवर्तन। व्यक्तीकरण क्या होता है, तो जब दो प्रकाश तरंगे आपस में मिलती हैं जिससे प्रकाश की तीव्रता कम या ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम व्यक्तीकरण कहते हैं। जैसे साबुन के बुलबुले या पानी पर फैली तेल की परत का रंगीन दिखना। तो एग्जाम्पल ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन के बुलबुले या पानी पर जो तेल फैला होता है वो रंगीन दिखता है, किसके कारण, तो व्यक्तीकरण के कारण। बादल के पीछे सूर्य की किरण का फैलना किसके कारण होता है, तो विवर्तन के कारण। तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा शब्द है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा का वर्णन करता है। क्या पूछा गया आपसे, वह कौन सा इकाई है जो प्रति क्षेत्रफल में, ठीक है, प्रति सेकंड, प्रति क्षेत्रफल में यानी एरिया, प्रति सेकंड में प्राप्त ध्वनि ऊर्जा यानी ई का वर्णन करता है। तो ये जो होता है ये होता है आपका आई। ठीक है, आई मतलब क्या हो जाएगा, ये तीव्रता आपका, इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आपका ऊर्जा बटा में क्षेत्रफल गुना समय। ये आपका तीव्रता का मात्रक है, तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट होता है वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो ये ई बाई टी है, ठीक है, ई बाई टी एनर्जी यानी कि ऊर्जा बटा में समय, यह किसका मात्रा होता है, ये होता है शक्ति का। अभी पीछे हमने देखा था कि ऊर्जा बटा में समय किसका है, शक्ति का। तो शक्ति का मात्रक होता है W, और बच गया हमारे पास क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो तीव्रता का मात्रक हो गया आपका W बटा में मीटर स्क्वायर। आवृत्ति जो होता है या प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या तरंगों की व्याख्या करता है। एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज होता है और ये ध्वनि के तारत्व को तय करती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को किसका उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अगर ध्वनि का पूछा जाता है तो ध्वनि का अनुदैर्ध्य होता है, ध्वनि का प्रकृति अनुदैर्ध्य है। तो इस प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को हम किसके कारण से सत्यापित
कर सकते हैं। तो अभी हम पीछे देखा था किसी कारण से, पोलराइज्ड के कारण से, पोलराइजेशन के कारण से हम उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शा सकते हैं। प्रायः आप किसी ऊंची बाड़ के पीछे से बोलते हुए व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं, भले ही आप उसे देख न सकें। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण इस घटना की व्याख्या करता है? तो कौन सा करता है? विवर्तन। हमने अभी देखा था विवर्तन क्या होता है कि किसी एक पदार्थ से या नुकीली चीज से टकरा करके दूसरे दिशा में फैलना, वो प्रकाश हो या ध्वनि हो, इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। तो विवर्तन के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे छिपे हुए प्रकाश को या वहां से आती हुई आवाज को हम सुन सकते हैं। विवर्तन क्या होता है? तो जब कोई तरंग किसी अवरोध के किनारे या किसी बारीक छिद्र से गुजरती है तो किनारों पर मुड़कर अवरोध के पीछे की छाया वाले क्षेत्र में फैल जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने और फैलने के गुण को ही हम विवर्तन कहते हैं। ये कहते हैं जब जल को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 डिग्री से हम ठंडा करके उसको कहां ला रहे हैं? 0 डिग्री पे। तो कौन सा कथन सत्य है? आयतन और घनत्व दोनों बढ़ते हैं, आयतन और घनत्व दोनों घटते हैं। आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व घटता है, आयतन घटता है लेकिन घनत्व समान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आते हैं तो उस पानी का आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व जो उसका होता है वो घट जाता है। क्लियर है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। हमसे पूछा जाएगा पानी घनत्व कहां पे सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है और इस तापमान पर इसका आयतन जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन न्यूनतम होगा। क्लियर है इस बात को? एक डॉक्टर एक रोगी को P बराबर -2.5 डिग्री सेल्सियस की क्षमता वाला लेंस प्रयुक्त करने की सलाह देता है। यह लेंस आपका कौन सा होगा? ठीक है, और यह लेंस पूछा आपसे, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, उत्तल लेंस का निकट दृष्टि दोष, अवतल का दीर्घ और अवतल का निकट, कौन सा पूछा? हम जानते हैं कि अगर P जो हमारा है, ठीक है, P अगर हमारा निगेटिव होता है तो ये दर्पण हमारा अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। और P हमारा पॉजिटिव होता है तो ये हमारा उत्तल होता है। कैसे? क्योंकि P का हमारा फॉर्मूला होता है 1/F। ठीक है, अगर P हमारा निगेटिव है, सॉरी F हमारा निगेटिव है तो P हमारा निगेटिव आएगा, अगर F हमारा पॉजिटिव है तो P हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यानी अगर माइनस है तो माइनस किसके लिए है? ये अवतल के लिए। तो 2 ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, उत्तल वाला। बचा कौन सा? अवतल और ये अवतल। अब हमसे पूछा है कि वो दीर्घ दृष्टि है या निकट दृष्टि। दीर्घ दृष्टि है या निकट दृष्टि? तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे देखिए, याद रखने के लिए हम बता देते हैं कि ये आपका अवतल है और ये आपका उत्तल है। तो देखिए अवतल में आपके पास ज्यादा लेटर है ना, अवतल में आपके पास ज्यादा लेटर है। तो जब अवतल में ज्यादा लेटर है तो ये कम वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। और उत्तल में जो आपका है वो कम लेटर है तो ये ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो यानी अवतल जो है आपका वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यानी हम बोले तो इसका आंसर हो जाएगा राइट कौन सा? डी ऑप्शन। यह एक अवतल लेंस है जो कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ा देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बोला आपका आयाम बढ़ाने से क्या होगा? ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? ध्वनि का प्रबलता जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आयाम और प्रबलता में क्या संबंध है? ध्वनि की प्रबलता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर हम ध्वनि की प्रबलता की बात करें, याद रखिएगा इसको, प्रबलता जो होता है एम्पलीट्यूड यानी आयाम के
वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अगर हम आयाम को 2 गुना बढ़ाते हैं तो ठीक है, ध्वनि की प्रबलता जो होगी आपके वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे आवाज जो होगा आपका वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, प्रबलता जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर का। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? ठीक है, इन्हें पूछा गया है कौन सा कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे हमसे पूछा गया है W बराबर निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम W की फॉर्मूला देखें तो ये होता है एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ये जो थीटा है वही बताएगा कि कहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच, 0 और 90 के बीच कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पहला ऑप्शन में हमारा जो काम होगा वो आपका धनात्मक होगा। ठीक है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, एफ और एस, जब एफ फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में है, इन दोनों में कोण हमारा है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। इस केस में भी आपका जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। अच्छा, बल और विस्थापन 90 और 180 के बीच बोला है, तो cos थीटा 90 और 180 के बीच में आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो कार्य आपका कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। बोला है बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, तो थीटा आपका 90, यानी कि बल अगर इधर लग रहा है तो विस्थापन इधर हो रहा है, या बल आपका नीचे लग रहा है तो विस्थापन ऐसे लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुली है, वो अपने सर पे सामान लेके चल रहा है, तो उसका सामान का बल नीचे लगेगा और चल सामने रहा है तो ये चलेगा ऐसे। इन दोनों के बीच में कोण कितना बन गया? 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। इस केस में आपका अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ एस गुना cos 0 का 0, सॉरी cos 90 का वैल्यू 0, तो यानी कि आ गया 0। यानी बल और विस्थापन जब लंबवत होंगे तो आपका कार्य जो होगा वो शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। क्लियर है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे आपका शून्य होगा। क्लियर था? नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज की मानव श्रव्य सीमा से अधिक की आवृत्तियों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 20 हर्ट्ज। आदमी जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इससे ऊपर की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ध्वनि तरंग जो होता है उसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं, श्रव्य तरंग, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। 20 से 20,000 हर्ट्ज को हम बोलते हैं श्रव्य तरंग, जो कि मानव सुनता है। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम वाले को, इसको सुनते हैं हाथी और व्हेल मछली। ठीक है, अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को, इसको सुनते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन, और इसका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। इसे आप सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, सोनोग्राफी करवाना है, इसमें भी आपके अल्ट्रासाउंड का ही यूज किया जाता है। क्लियर? प्रकाश की ऊर्जा किसका एक रूप है? तो प्रकाश जो होता है आपका वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है प्रकाश। बाकी ऑप्शन को हम देखें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यह किसी वस्तु की पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा है। जैसे पहाड़ पर रखा गया पत्थर, तो पहाड़ पर रखा गया पत्थर, तो ये क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला होता है mgh। देखिए यहाँ पे जी जो होता है वो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो पहाड़ के ऊपर रखा गया पत्थर जो है उसमें आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह पे गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये जो होता है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। नाभिकीय ऊर्जा, यह परमाणुओं के नाभिक के अंदर संचित ऊर्जा होती है। परमाणु के नाभिक के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय संलयन या विखंडन के दौरान बाहर निकलती है, जैसे सूर्य के केंद्र में या परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यह किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाती है। अगर हमसे पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है। जैसे चलती हुई कार या खींचा हुआ तीर, ये जो आपके हैं वो यांत्रिक
ऊर्जा है। निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है? विद्युत ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जा सकती है? हमसे फॉर्मूला पूछा है कि ई का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शक्ति का होता है जो हमारा, वो क्या होता है? ई बटा में टी होता है ऊर्जा बटा में समय। शक्ति का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारे पास होता है ऊर्जा बटा में समय होता है। तो यहां से हम ऊर्जा निकालना चाहें तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारे पास शक्ति गुना में समय। शक्ति गुना में समय जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इक्वल टू आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि एक वैज्ञानिक दो प्रकाश बल्बों के ऊर्जा निर्गत आउटपुट की तुलना करता है, उनके मानों को जूल में रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तो एसआई पद्धति में ऊर्जा को निरूपित करने के लिए किस विमीय सूत्र का उपयोग किया जाएगा? ठीक है, हम जानते हैं कि अभी हम देखा था कि हमारा जो कार्य होता है W को हम क्या बोलते हैं? एफएस बोलते हैं, और कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम इसी को बोल सकते हैं कि ऊर्जा हमारा जो है वो हमारा एफएस हो जाएगा। एफएस देखिए हमने पीछे देखा था कि हम शक्ति बराबर P बराबर, ठीक है, E बाई टी होता है, यहां से भी हम E निकाल सकते हैं, E बराबर P बाई टी। ठीक है, तो ये हमको भी शक्ति का जो विमीय सूत्र वो याद होना चाहिए, इसलिए हम सबसे इजी वाला ले लेते हैं कि कार्य बराबर एफ एस। ठीक है, अच्छा F जो होता है ये क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स का विमीय सूत्र याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं याद है तो इसका भी फॉर्मूला हमको याद है। F बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, और इस क्या है हमारे पास? दूरी है। ठीक है, इस क्या है हमारे पास? दूरी है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एम का जो मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण ए का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दूरी जो है इसका मात्रक हो जाता है मीटर। तो ये हो गया हमारे पास किलोग्राम मीटर 2 बार, और सेकेंड को ऊपर में सेकेंड भी माइनस 2 बार। तो किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का है, यानी कि एम। मीटर किसका है? लंबाई का है, तो L2 हो गया। और सेकेंड किसका है? समय का है, तो T-2 हो गया। ml2 T-2 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो विमीय सूत्र आप याद रखेंगे, आप उससे क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला याद रखिए, जिसके चलते आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? विद्युत चालक पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? विद्युत चालक में क्या होता है? तो विद्युत चालक में आपका निम्न प्रतिरोध होता है। विद्युत चालक में क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है, क्योंकि चालक जो होते हैं वो विद्युत को रोकते नहीं है, यानी कि उनकी प्रतिरोध की मात्रा जो होती है निम्न होती है, न्यूनतम होती है। अगर ये प्रतिरोध की मात्रा आपके 0 हो जाए तो जो पदार्थ मिलता है उसको बोलते हैं अति चालक, यानी कि वो आपके विद्युत धारा को तो रोकेगा ही नहीं, पूरा का पूरा पास होने देगा, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? अति चालक बोल देते हैं। ठीक है, अगर उच्च प्रतिरोध होगा, ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध होगा तो ये आपका जो होगा वो अचालक हो जाएगा या इंसुलेटर हो जाएगा। अधिकतम प्रतिरोध हो जाए, सबसे ज्यादा प्रतिरोध हो जाए, इनफाइनाइट प्रतिरोध हो जाए, तो आपका इंसुलेटर हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। क्लियर है? स्थिर प्रतिरोध, एक निश्चित तापमान पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता स्थिर रहती है, लेकिन तापमान बदलने पर यह बदल जाती है। तापमान बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी हम तापमान बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई प्रतिरोधकता नहीं, यह स्थिति केवल अति चालकों में पाई जाती है, जो हमने भी बताया। ठीक है, वो भी कब होता है? जब अत्यधिक कम तापमान पर, क्रांतिक टेम्परेचर से जब नीचे आ जाता है हमारा वस्तु, तो वो अति चालक बन जाता है। उच्च प्रतिरोध ये किसमें होता है? कुचालक में होता है, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक या मिश्र धातु में, जैसे नाइक्रोम में होता है, इसमें भी होता है आपका उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है आपके पास वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर द्वारा गई राशि, वोल्ट प्रति एम्पियर द्वारा दर्शाई गई राशि किस विद्युत मात्रक के अनुकूल है? तो ये है आपका वोल्ट क्या हो गया? V, और A क्या हो गया? I। तो V बाई I जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? R का। किसका फॉर्मूला होता है? R का, यानी कि प्रतिरोध का। तो ये आपका है R, किसको बोलते हैं हम? ओम को। तो ये क्या हो गया आपका? ओम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर।
किसी अंतःक्रिया के दौरान किन निकायों पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पे लगते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम है ना हमारा, जो बोलता है कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो किस पे लगता है? समान निकाय पर, केवल विश्राम की अवस्था वाले निकाय पर, दो अलग अलग निकाय पर, और केवल गतिशील निकाय पर। तो ये लगता है आपका दो अलग अलग निकाय पर। प्रतिक्रिया और क्रिया जो होता है वो आपका दो अलग अलग निकाय पर लगता है। तप्त पृष्ठ से गर्म वायु के ऊपर उठने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? गर्म जो पृष्ठ है, गर्म जो सरफेस है, उससे गर्म वायु जो होता है वो ऊपर निकलता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को हम बोलते हैं संवहन। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? संवहन। चालन जो होता है वो ठोस में होता है। ठीक है, और विकिरण जो होता है, जहां पे आपका माध्यम उपस्थित नहीं है वहां पे विकिरण की क्रिया होती है। विकिरण इस प्रक्रिया में उष्मा तरंगों के रूप में बिना किसी माध्यम के यात्रा करती है, जैसे सूर्य की उष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना। चालन क्या होता है? यह मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है, जहां उष्मा कणों के सीधे संपर्क और कंपनों द्वारा आगे बढ़ती है, लेकिन कण अपनी जगह पर नहीं छोड़ते हैं। जैसे लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस घटना को हम चालन बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर एक निश्चित मात्रा में गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध का कौन सा नियम नियंत्रित करता है? गैस का दाब और आयतन के बीच में कौन सा नियम संबंध बताता है? तो ये हमारा बताता है बॉयल का नियम। क्या बताता है? हमारा बॉयल का नियम। हम याद रख सकते हैं, बस तीन ही चीज होता है। तो फॉर्मूला को याद हो, पी वी बराबर एनआरटी होता है। तो एन और आर कांस्टेंट होते हैं, पी वी और टी तीन चीज है। तो इसमें क्या बोला गया है? पी जो है वो वी के डिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट कौन हो गया? टी हो गया। टी मतलब टेम्परेचर यानी कि बॉयल। टी मतलब टेम्परेचर यानी कि बॉयल। तो हम बोल सकते हैं इससे क्या हो गया? बॉयल का नियम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का तापमान स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पी जो होता है प्रोपोर्शन होता है 1/में वी के। ये आपका है। जैसे आप यहां से समझ सकते हैं कौन किसके कैसे होता है। पी वी बराबर एन आर टी। यहां से हम निकाल सकते हैं कि पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, और इससे हम निकाल सकते हैं कि पी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के, और वी जो होता है वो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, ये नहीं होगा। पी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टी के, वी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टी के, लेकिन पी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/वी के, या वी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 में पी के। ये चार कंडीशन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? गैल-लूसा का नियम क्या कहता है? यह स्थिर आयतन पर काम करता है। पी वी बराबर एन आर टी। हमारा आयतन क्या इसमें? स्थिर है, निश्चित है। तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टी के। ठीक है, तो ये बोलता है इसके अनुसार गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गैस का दाब परम ताप के समानुपाती होता है, गैल-लूसा का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? ये स्थिर दाब पे काम करता है, यानी कि जैसे फिर यहां देखिए पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ पे दाब आपका कांस्टेंट है, तो वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टी के। तो इसके अनुसार गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम। ठीक है, एवोगाड्रो का नियम, इसके अनुसार स्थिर तापमान और दाब पर गैस का आयतन उसके मौजूद मोलों के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। एवोगाड्रो बोलता है कि पी वी बराबर एन आर टी। तो अगर ये बोलता है कि उसका तापमान जो है, ठीक है, तापमान जो है और दाब जो है ये दोनों स्थिर हो, तापमान और दाब ये दोनों स्थिर हो, तो गैस का आयतन जो होगा वो n के समानुपाती होगा। गैस का आयतन किसके समानुपाती होगा? n के, यानी कि एवोगाड्रो संख्या के समानुपाती होगा। ठीक है, याद रख सकते हैं। आप तीनों से कोई पूछा जा सकता है। गैल-लूसा के नियम के अनुसार दाब का जो होता है ऐसे आप याद रखिए, गैल-लूसा का नियम जो होता है पी प्रोपोर्शनल होता है टी के। चार्ल्स का नियम वी प्रोपोर्शनल होता है टी के।
एवोगाड्रो का नियम V प्रोपोर्शनल होता है N के। इस टाइप से आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं, तीनों के तीनों नियमों को। किसी चालक में विद्युत धारा को दुगुना करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अगर हम चालक का विद्युत धारा को दुगुना कर दें तो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा मान लीजिए ऊर्जा बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है ना। I स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? RT, ऊष्मा बराबर। तो बोला है कि विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए। विद्युत धारा यहाँ पे है ना, विद्युत धारा दुगुना करेंगे हम तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। रदरफोर्ड के स्वर्ण झिल्ली प्रयोग द्वारा परमाणुओं में किस भाग के अस्तित्व को सिद्ध किया गया? जो स्वर्ण झिल्ली प्रयोग हुआ था तो रदरफोर्ड ने परमाणु में किसके लिए ये सिद्ध किया था, किसको ये सत्यापित किया था? तो ये सत्यापित किया था नाभिक को। उन्होंने बताया था कि परमाणु में नाभिक होते हैं स्वर्ण झिल्ली प्रयोग द्वारा। लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में किए गए प्रसिद्ध स्वर्ण झिल्ली प्रयोग, जिसको हम अल्फा कर्ण प्रयोग भी बोलते हैं, द्वारा परमाणु के केंद्र में नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया गया था। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा किया था। किसके द्वारा? कैथोड किरण के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज को सत्यापित किया गया था। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट है और 1 किलोवाट जो होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो हमसे पूछा गया है वाट सेकंड में पूछा गया, तो 1 किलो वाट घंटा है, तो हमको किसे पूछा है? वाट में और सेकंड में। तो किलो वाट को अगर वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा, आ जाएगा। अब घंटा को सेकंड बदलना है तो 1 घंटा में कितना होता है हमारे पास? 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 6 के 36 पे हमारे पास 5 जीरो। 36 पे हमारे पास कितना आ गया? 5 जीरो। हम लिख सकते हैं इसको 36 गुने 10 के पावर 5 वाट सेकेंड लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमारे पास समय 3.6 है, तो जब हम यहां से एक पॉइंट देके यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे यानी 3.6 करेंगे तो ये जो हमारा है वो एक बढ़ जाएगा, यानी 10 के पावर 6 वाट सेकेंड हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एसआई मात्रकों में 1 टन का मान कितना होता है? 1 टन किसके बराबर होता है? 1000 किलो। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलो, यानी 10 के पावर 3 केजी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि एक विशेष तापमान पर सबसे तेज गति से चलता है? तो पूछा गया है ध्वनि तापमान किसमें सबसे तेज गति से चलता है? किसमें चलता है? तो आयरन में। आयरन में सबसे तेज चलता है और सबसे कम किसमें चलता है? निर्वात में 0 होता है। ठीक है, तो माध्यम पूछा है तो आयरन जो है आपका वो सबसे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड और ये सबसे तेज चलता है। ठीक है, निर्वात में आपका ये 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसमें नहीं चलता, ये असंभव है। ठीक है, वायु में कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है जो कि सबसे धीमा है, और जल में जो होता है आपका 1482 मीटर प्रति सेकेंड की चाल होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आयरन में कितना? 5960, जल में 1482, वायु में 343 और निर्वात में 0। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए आपका 17.2 मीटर। आपको याद है हमने समय भी बताया था, समय कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। दोनों से कुछ पूछा जा सकता है। दूरी कितना? 17.2 मीटर और समय कितना? 0.1 सेकेंड। भौतिक विज्ञान में किसी राशि की विमा को समझने से सूत्रों और चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में विमाओं का कौन सा सेट भौतिक राशि बल का सही वर्णन निरूपित करता है? हमसे पूछा क्या गया है कि अगर भौतिक विज्ञान में समग्र विश्लेषण करते तो द्रव्यमान, लंबाई और समय के में बल का, ठीक है,
F बराबर हमारे पास क्या आता है, MA आता है ना। MA मतलब क्या होगा, किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। तो किलोग्राम मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया आपका। एम क्या है आपका, लंबाई है, यानी कि लंबाई हो गया। और टी एस क्या है, समय है, तो यानी समय के पावर -2 हो गया। द्रव्यमान, लंबाई और समय के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। वायु का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का चाल जो होता है वो भी बढ़ जाता है, यह बढ़ जाती है क्योंकि वायु के कण अणु की तेज से गमन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम बिंदु पर इसके वेग का दर्शन करता है। अगर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो जो उच्चतम बिंदु है यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेग आपका 0 हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो ये जो है वो नीचे की ओर आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धनात्मक कब होगा, जब ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और ऋणात्मक कब होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है। धनात्मक, गेंद का वेग ऊपर जाते समय धनात्मक हो जाएगा, और वेग जो होता है उच्चतम बिंदु से नीचे गिरते समय ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है। किसमें पूछा गया है हमको, वायु में पूछा गया है ध्वनि का चाल। तो कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा का तापमान प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.01 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि अगर हम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाता है, तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड। वायु में गमन करने वाली ध्वनि तरंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां कण एक साथ सघन रूप में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च दाब और उच्च घनत्व पाया जाता है। जैसे ये देखिए आपका सघन क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये सघन हो गया आपका। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, सघन हो गया। और ये जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया, विरल हो गया। कौन सा हो गया, विरल क्षेत्र हो गया। तो जो सघन क्षेत्र है जहां पे आपका दाब और घनत्व उच्च होता है, हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संपीड़न। ठीक है, क्या बोलते हैं, संपीड़न। और जहां विरल होता है तो क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है। अगर ये हमारा तरंग है तो तरंग का जो ये वाला बिंदु है इसको हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। और इसको बोलते हैं हम गर्त। तो जैसे ये श्रृंग है तो जैसे ये भी श्रृंग होगा। तो इन दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। या ये गर्त है तो ये भी गर्त होगा, तो इन दो गर्त के बीच की दूरी को हम बोल देते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। तो दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोल देते हैं। क्लियर है। भौतिकी के प्रयोगशाला प्रयोग में तापमान का सही मात्रक का उपयोग करके मापना आवश्यक है। एसआई प्रणाली के अनुसार तापमान की रीडिंग दर्ज करने के लिए छात्र को किस मात्रक का उपयोग करना होगा। यानी सिंपल समझो, तापमान का एसआई मात्रक पूछा है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक आपका होता है केल्विन। ठीक है, क्या होता है, केल्विन होता है। किसी प्रकाशिक यंत्र का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि नामक दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रकाश दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होता है। दीर्घ दृष्टि में क्या होता है, प्रकाश हमारे रेटिना के पीछे चला जाता है। दीर्घ मतलब वो प्रकाश लंबा हो जाता है, लंबा हो जाएगा तो यानी कि पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो बोला है कि दीर्घ दृष्टि दोष को हम कैसे ठीक कर सकते, तो अभी मैंने बताया था दीर्घ है तो इसका नाम कैसा होगा, छोटा होगा। छोटा यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, छोटा यानी कि उत्तल लेंस से ये होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और फिर प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसमें
रासायनिक जो ऊर्जा है ये आपका कन्वर्ट होगा विद्युत में, और विद्युत ऊर्जा फिर कन्वर्ट होगा आपका प्रकाश ऊर्जा में या उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो ये पंखा में, मोमबत्ती में, जल को उबालने में या फ्लैश लाइट को चालू करने में। तो ये होता है आपका फ्लैश लाइट को चालू करने में। फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च को। टॉर्च में जो बैटरी होता है उसमें केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी पहले किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका किसमें कन्वर्ट होगा? लाइट एनर्जी में या हीट में। क्लियर है? आधुनिक दूरसंचार प्रणालियों में डेटा को कुशलतापूर्वक संचारित करने के लिए प्रकाशिक तंतु, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रकाशीय घटना इस उच्च चाल और डेटा संचरण का सक्षम बनाती है? तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर है, तो प्रकाश अगर एक बार इसमें इंटर कर गया तो दूसरी रास्ता से ही निकलेगा। वो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कैसे मुड़ा हुआ है, कैसे गया, वैसे कोई मतलब नहीं है, वो इसके थ्रू होता हुआ निकलेगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश यहां से इंटर किया, तभी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कैसा निकल जाएगा? ये अब इसी में परावर्तित होता हुआ आपका जैसे जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर गया है, प्रकाश भी वैसे वैसे आपका परावर्तित होता हुआ दूसरे छोर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? विद्युत प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा को किस एसआई मात्रक में मापा जाता है? तो ऊष्मा को हम लोग किसमें नापते हैं? तो ऊष्मा को नापते हैं किसमें? जूल में। वाट किसका है? शक्ति का है। वोल्ट वोल्ट मीटर का है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि का उदाहरण नहीं है? मूल राशि में से कौन नहीं है? इसमें से मूल राशि आपका कौन नहीं है? वेग नहीं है। ठीक है, वेग नहीं है। समय आपका मूल है, विद्युत धारा मूल है, ज्योति तीव्रता जो है वो भी आपका मूल राशि है। ठीक है, मूल राशि की बात करें तो 7 आपके मूल राशि हैं और 2 आपके पूरक राशि है। मूल राशि कौन कौन सा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ये पूछा गया था आपसे अभी। पदार्थ की मात्रा मोल और प्रकाश तीव्रता कैंडेला। कैंडेला को डिनोट करते हैं सीडी से, मोल को डिनोट करते हैं मोल से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, सेकेंड को एस से, किलोग्राम को केजी से, मीटर को एम से। पूरक मात्रक में क्या होता है? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन को डिनोट करते हैं RAD से और स्टेरेडियन को डिनोट करते हैं हम SR से। क्लियर है? जब विद्युत आवेश की विमाओं पर विचार किया जाता है, इसमें विद्युत आवेश की विमाओं पर विचार किया जाता है, तो आधार राशि के पदों के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए किन मूल मात्रकों को संयोजित किया जाना चाहिए? अगर हम आवेश की बात करें, विद्युत आवेश कूलम्ब यानी कि Q, ठीक है, तो Q का फॉर्मूला मेरा होता है IT। ठीक है, I मतलब क्या हो गया? करंट। ठीक है, I मतलब क्या हो गया? करंट, और T मतलब क्या हो गया? समय। यानी कि 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा D, धारा और समय। क्या हो जाएगा? धारा और समय। तो अब देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे कैसे घुमा के पूछा गया है, अब देख रहे हैं। विद्युत आवेश मतलब Q, कूलम्ब, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और Q का फॉर्मूला होता है I गुने T। I मतलब करंट और T मतलब हो गया समय, यानी ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है, धारा गुने समय। ठीक है, जब गर्म चाय के कप में धातु की चम्मच रखी जाती है तो वो जल्द ही गर्म हो जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से उष्मा अंतरण का कौन सा माध्यम उत्तरदायी है? अभी हमने बताया था कि जब धातु का कप है आप में और उसमें आप चम्मच रखे हैं, ठीक है, उसमें आप क्या रखे हैं? चम्मच रखे हैं, तो चम्मच का जब एक सिरा गर्म होगा तो ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा आपका। तो किस कारण से होता है? तो ये आपका होता है चालन के कारण से। किसके कारण से होता है आपका? ये चालन के कारण से। अगर द्रव में या गैस में पूछा जाए तो वो संवहन के कारण से, ठोस में पूछा जाएगा तो चालन के कारण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा मापते हैं, किसको मापना है? विद्युत आवेश की मात्रा को मापना है, तो परिणाम को रिकॉर्ड करने के लिए आप किस एसआई मात्रक का उपयोग करेंगे? हमने पीछे देखा था, विद्युत आवेश यानी कि Q, कूलम्ब,
तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, कूलम्ब। एसआई मूल मात्रकों का कौन सा संयोजन घनत्व के मात्रक को इसके विमीय सूत्र के आधार पर सही रूप से निरूपित करता है? तो हम घनत्व की बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को भी हम बोलते हैं घन मीटर। मीटर क्यूब क्या बोलते हैं? घन मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा को किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है? ये भी पीछे आया था, बताया था मैंने, जिसमें आंसर 4 गुना आया था। तो H बराबर I स्क्वायर RT, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य और पृथ्वी के बीच विशाल रिक्त आकाश के बावजूद ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी पद्धति पृथ्वी को गर्म करने में सक्षम बनाती है? अभी हमने बताया था कि अगर किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है तो वो जो कहलाता है विधि, वो आपका कहलाता है विकिरण का, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वायु से जल में प्रवेश करने पर उसके मुड़ने के लिए उत्तरदायी गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? गुरुत्व के कारण दिशा में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। तो जो अपवर्तन होता है हमारा, उसका मुख्य कारण ही यही है कि उसके प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। जब हम माध्यम बदलते हैं तो माध्यम से हमारा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। उस प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण ही हमारा प्रकाश जो होता है वो मुड़ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि अपवर्तन हुआ है। वह राशि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे प्रति सेकंड वर्ग मीटर में दर्शाया जाता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और इसलिए शीतकाल के दौरान अधिक पसंद किया जाता है? तो कौन सा करेगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। ये करेगा आपका गहरे रंग का पृष्ठ। कौन सा करेगा? गहरे रंग का पृष्ठ। श्वेत पृष्ठ जो होता है आपको प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए हम इसे गर्मी में पहनना पसंद करते हैं, गर्मी में उपयोग करना पसंद करते हैं, श्वेत को और हल्का रंग को भी। बल के व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है। एसआई मूल मात्रकों का कौन सा संयोजन न्यूटन के तुल्य है? तो देखिए F बराबर जो होता है हमारा MA होता है। M का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया बल का मात्रक। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो आपका है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मरीचिका एक दृष्टि भ्रम है जिसे प्रकाश की निम्नलिखित में से किस परिघटना के आधार पर समझाया जा सकता है? मरीचिका को, तो मरीचिका को समझाता है किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर में होता है, वही आपका मरीचिका में भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब एक खींचे हुए रबर बैंड को छोड़ा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है? तो जो उसमें संचित ऊर्जा है वो आपका रूपांतरित हो जाता है गतिज ऊर्जा में। इसमें हो जाता है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। जलीय ऊर्जा क्या होता है? तो यह बहते हुए पानी से मिलने वाली ऊर्जा है, जैसे बांध या वाटरफॉल में। रासायनिक ऊर्जा पता है आपको, यह परमाणुओं और अणुओं के बंधों में जमा होती है, जैसे बैटरी, भोजन या ईंधन में। भूतापीय ऊर्जा यह पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक गर्मी से मिलने वाली ऊर्जा होती है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो उसका संवेग क्या होगा? m कितना है हमारे पास? 10 किलो, और v कितना है हमारे पास? 50 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम संवेग की बात करें तो फॉर्मूला होता है m गुना v, यानी 10 गुने 50 बराबर 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा को कौन कौन सी राशियां प्रभावित करती हैं? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है?
1/2 mv²। तो कौन कौन प्रभावित कर रहा है? द्रव्यमान कर रहा है और वेग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान और वेग। निम्नलिखित में से किस एसआई उपसर्ग का गुणात्मक गुणक 10 के पावर 9 है? तो 10 के पावर 9 किसको बोलते हैं हम? नैनो को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, माइक्रो 10 के पावर -6 होता है। सेंटी कितना होता है? 10 के पावर, सेंटीमीटर ना 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मिली कितना होता है? तो 10 के पावर -3 होता है। क्लियर है? आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, 10 के पावर 1 को बोलते हैं हम डेका, 10 के पावर 2 को हेक्टो, 10 के पावर 3 को किलो, 10 के पावर 6 को मेगा, 10 के पावर 9 को गीगा, 10 के पावर 12 को टेरा, 10 के पावर 15 को पेटा और 10 के पावर 18 को एक्सा बोलते हैं। क्लियर है? अगर निगेटिव की बात करें तो 10 के पावर -1 को डेसी बोलते हैं, 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 के पावर -9 को नैनो बोलते हैं, 10 के पावर -12 को पिको बोलते हैं, 10 के पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, 10 के पावर -18 को एटो बोलते हैं। क्लियर आपके यहाँ था? तो ये आपके पॉजिटिव में है और आपके निगेटिव में है, इसको याद कीजिएगा। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, m बराबर कितना हो गया? 10 किलो, और त्वरण कितना हो गया आपके पास? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा है बल, F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, m कितना हो गया? 10 और a कितना हो गया? 5, यानी कि 50 न्यूटन। कितना आंसर हो गया इसका? 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी किताब को मेज की सतह पर ढकेला जाता है, मेज की सतह है और कोई आपके पास किताब है, इस किताब को हम ढकेल रहे हैं, तो किस प्रकार का घर्षण मुख्य रूप से गति का विरोध करता है? जब हम इसको ढकेल रहे हैं तो कौन सा घर्षण हो जाएगा? स्लाइडिंग घर्षण। कौन सा घर्षण हो जाएगा आपका? स्लाइडिंग घर्षण। ठीक है, दो चुंबक के बीच में घर्षण कौन सा होगा? चुंबकीय घर्षण। अगर ये जो किताब है वो एक रोलर जैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो उसको हम रोलिंग करते हैं, तो उसमें हो जाएगा कौन सा? रोलिंग घर्षण। ठीक है, तरल घर्षण क्या होता है कि तरल पदार्थों से पानी है तो पानी की एक सतह से दूसरे सतह में जो घर्षण होता है उसको हम बोलते हैं तरल घर्षण। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने 53 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।